चलो, आज का टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, जिसका एग्जाम में पूछता है जिससे, ठीक है। और ये इसमें पार्ट 1 है, जहां तक कोशिश करेंगे वहां तक। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध तक हुआ है। जब बाबर जितना युद्ध लड़ा था ना, बाबर का युद्ध, लास्ट युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध, है ना। तो घाघरा का युद्ध तक ही है इसमें। पार्ट 1 इसी का है। और प्राचीन भारत से शुरू हुआ है। अब प्राचीन भारत से लेकर बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध तक गया है, ठीक है। कौन सा युद्ध तक? घाघरा के युद्ध तक। चलिए देखिएगा, इसमें पहला है, यहाँ पे कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध है? दसराज युद्ध, ठीक है। दसराज युद्ध का जो है, ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो नाम है राजा सुदास और पंचजन और अन्य कबीले के बीच। इसमें किसकी जीत हुई? राजा सुदास की। दसराज युद्ध का वर्णन आपका है, पढ़े होंगे आप लोग वैदिक काल में, दसराज युद्ध, ठीक है। और ये सवाल पूछा भी है आपका एग्जाम में कि दसराज युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? तो राजा सुदास और पंचजन के बीच। दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। बोलते थे कि वैदिक काल में पढ़े थे, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, और दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? त्रिस्तु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे। दसराज युद्ध का वर्णन जो है, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई, और यह लड़ाई पंजाब में रावी नदी, जिसको क्या बुलाता है, परुसनी नदी के तट पर हुई थी। तो सवाल ये भी पूछा है कि दसराज युद्ध जो है किस नदी किनारे हुआ है? रावी नदी। अगर रावी नहीं देगा तो क्या देगा? परुसनी नदी। रावी नदी का ही प्राचीन नाम क्या है? परुसनी नदी। तो ये भी ध्यान देना आपको कि रावी नदी का प्राचीन नाम परुसनी नदी है। दसराज किसके किसके बीच हुआ था? सुदास और पंचजन के बीच। दसराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, दसराज युद्ध के बाद पढ़ेंगे हम लोग हाइडेस्पिस या वितस्ता का युद्ध। ये भी पढ़े आप लोग, हाइडेस्पिस या वितस्ता का युद्ध। ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। इसमें जीत किसका हुआ था? सिकंदर। अब देखिए, यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी बन के आता है कि यहाँ पर लास्ट में सिकंदर के बीच में सिकंदर कैसे जीता, क्योंकि जीत तो किसी का निर्धारित होवे नहीं किया था। इतिहास लिख देता कि सिकंदर का इसमें क्या हो गया? जीत हो गया। लेकिन ये युद्ध जो था, ये निर्णायक युद्ध नहीं हो पाया था। इसमें न किसी का हार न किसी का जीत हुआ था, ये बीच में ही रुका गया था, ठीक है। उसके पीछे की कहानी भी थी, आप लोग को शायद पढ़ा रहे थे तो सिखाए भी, सुनाए भी थे, है ना। ये वही समय था जब अभी रक्षाबंधन का सीन है, बताए थे ना कि जब सिकंदर पोरस के साथ युद्ध करने आए तो पता चला कि पोरस भी भाई शक्तिशाली राजा है, एक भी युद्ध वो भी नहीं हारे हैं। और डर था इनको कि क्या है कि ऐसा ना कि सिकंदर मारे जाए इस युद्ध में। तो जो सिकंदर की धर्मपत्नी होती है वो जाती है किनके पास? पोरस के पास। अब पोरस के पास जाकर वही उनसे राखी बांध देती है पोरस को। अब पोरस को राखी बांधते हैं तो यहाँ पर एक भारतीय कल्चर के हिसाब से क्या है, भाई बहन हो गए। भाई बहन हो गए तो बहन के सुहाग की रक्षा करना भाई का कर्तव्य हो जाता है। इस कारण बहुत बार मौका मिला पोरस को सिकंदर को मारने का, है ना, लेकिन फिर भी नहीं मारे। एक बार जब सिकंदर पोरस जब है सिकंदर के हाथे बंदी बन गए तो फाइनली पूछे, ठीक है आपको इतना बार मौका मिला हमको मारने का, आप चाहते तो हमको मार भी सकते थे, है ना, क्यों नहीं मारे? तो फिर वहीं पर वो रहस्य का पर्दाफाश हुआ। आप बोले पोरस क्या कि आप जो है सो अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछिए क्यों नहीं मारे। तो वो पूरा कहानी बताएं कि ऐसा ऐसा कहानी है, ठीक है। ये सिकंदर और पोरस के बीच का रिश्ता मतलब था। इतिहासकार इसमें लिखते कि किसका विनर हो गया, कौन विनर हो गया? सिकंदर। लेकिन ये युद्ध निर्णायक हुआ ही नहीं,
इसमें दोनों एक दूसरे के रहे पक्षधर। फाइनली अगर बोला जाए तो सिकंदर की ही हार हुई, कि वहीं से फिर विश्व विजेता सिकंदर क्या हो गया, अपने देश लौट गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में राजा पुरस का सामना किया, जिसे झेलम की लड़ाई के रूप में जानते हैं, क्योंकि झेलम नदी के पास हुआ था। ठीक है, यह भारत के पंजाब क्षेत्र, मतलब आधुनिक पंजाब किसमें पड़ता है, पाकिस्तान में। झेलम नदी प्राचीन नाम था क्या था, वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। यूनानियों द्वारा हाइडेस्पिस कहा जाता है कि तट पर हुआ था, और ग्रीक विजय और पोरस के आत्मसमर्पण के साथ संघर्ष क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, कौन सा युद्ध, हाइडेस्पिस या वितस्ता के युद्ध। तो वितस्ता नदी है जिसका नाम क्या है, झेलम का ही नाम क्या है, वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता है। चलिए, यहाँ पर दिख भी रहा होगा कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ सिकंदर का, मतलब आइए सेलुकस से युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस के खिलाफ, सेलुकस का युद्ध का चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर सेनापति था ना जी, किसका सेनापति, सिकंदर का। इसमें जीते कौन, चंद्रगुप्त। यहाँ पर है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस प्रथम निकेटर के बीच था। यह 305 और 303 ईसा पूर्व में लड़ी गई। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जब चंद्रगुप्त ने अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व करके भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने की कोशिश की। जो भारतीय सीमा थी इसको वापस लेने की कोशिश किया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेलुकस निकेटर ने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब यहाँ पर कहानी क्या था कि जब सिकंदर अपने देश वापस लौट रहा था, तो जितने क्षेत्रों पर कब्जा किया था वो आसपास के क्षेत्रों पर, उस पर अपने जो सेनापति था सेलुकस निकेटर, उसको सौंप कर वो अपने देश चला गया। यही ना कहानी था कि सेलुकस, इसका दो सेनापति था, सेलुकस निकेटर और निर्याकस। तो जल सेनापति था निर्याकस और थल सेनापति कौन था, निकेटर। तो इसको सौंप कर अपना चला गया। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू किए, तो भाई उसी का तो क्षेत्र था ना, जो सिंध उन था उसी का क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र था। अब इसके बीच में लड़ाई हो गया, किन के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच। लेकिन बाद में दोनों पक्षों में 303 ईसा पूर्व में क्या हुआ, शांति बना ली, और इस युद्ध का परिणाम चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई। ठीक है, जहां वह पश्चिम से जो लौट आया। क्लियर हो गया कि सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षेत्र था भारतीय क्षेत्र, उस पर किसका अधिकार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का। यही था ना कहानी। चलिए, इसमें कहानी उसमें सुनाए थे बहुत अच्छा से, कहानी पूरा जो लंबा स्टोरी था पूरा स्टोरी को सुना दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे गुरु कौन, चाणक्य। तो यहाँ पर काम किया था कौन नीति, चाणक्य नीति। और चाणक्य नीति के हिसाब से वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो एक संबंध बना लिए थे। कौन सा संबंध, शादी कर लिया था उसके बेटे से, सेलुकस निकेटर की बेटी से विवाह कर लिए। ये देखिए क्या कि अगर नहीं करेंगे तो हमेशा युद्ध करेगा ये, है ना। इस तरह से क्या है, वैवाहिक संबंध बना लेंगे, युद्ध करने का कहानी खत्म हो जाएगा। और दहेज के रूप में मांगू लिया थी वो कि हमारा क्षेत्र दे दीजिए भाई, है ना, लड़की भी दे दीजिए, दहेज के रूप में हमारा क्षेत्र भी दे दीजिए, दोनों दे दीजिए। तो ये था चाणक्य नीति, एक तीर से दो निशाना, है ना। आइए कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का भी वर्णन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच, वहां कलिंग के राजा यही थे अनंत पद्मनाभ। जीत किसका हुआ, अशोक का। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में राजा अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया, जो 261 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। कब, 261 ईसा पूर्व के आसपास, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। याद कीजिए, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए।
1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कलिंग युद्ध के कारण हुए भारी रक्तपात से राजा अशोक बहुत आहत हुआ, मतलब कि इनका हृदय परिवर्तन बोला जाता है ना, कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हुआ? कलिंग के युद्ध में। ये हुआ कब था? कब था? 261 ईसा पूर्व। अशोक और कलिंग के राजा कौन? पद्मनाभ, ठीक है। और बहुत आहत हुए और क्या हुए? स्वयं को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिए, अहिंसा परमो धर्म। अशोक के शासन काल के 14 प्रमुख शिलालेख में 13वें में कलिंग का वर्णन मिलता है। कलिंग पर विजय जो जीत हुआ अशोक का, उसका वर्णन मिलता है। तो सवाल ये भी पूछता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा है? 13वां शिलालेख में। किसमें? 13वां शिलालेख में। अशोक का कुल कितना शिलालेख हुए? 14 शिलालेख हुए। तो 14 शिलालेख में से 13वां में किसका वर्णन है? कलिंग का वर्णन है। चलिए, हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ था? अशोक और पद्मनाभ के बीच। सवाल ये भी पूछता है कि किस युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। क्लियर है? चलिए, यही देखिए यहाँ पे लड़ाई जो चल रहा है, देख रहे हैं कितना मारा मारे दम, चलो मारो काटो, है ना। आइए यहाँ पे, अब भारतीय इतिहास के पढ़ो तो किसमें आते हैं? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। कौन सा आक्रमण? मुस्लिम आक्रमण। ये भी 2 प्रकार के था। एक आपका था अरब और दूसरा तुर्क। पहला था अरब आक्रमण, जिसमें सिर्फ नाम आया था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का, यही कासिम है, ठीक है। और दूसरा है तुर्क आक्रमण, जिसमें नाम आता है महमूद गजनवी का और मोहम्मद गौरी का। ये दोनों नाम, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, यहीं से शुरू होता है भारत में मुस्लिमों का आगमन और यहाँ पर रहने का कहानी शुरू। इसके पहले भारत में मुस्लिम थे ही नहीं, ठीक है। ये शुरुआत किया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये कहाँ के था? अरब के था। इसके पहले भी कुछ सीने समझाते हैं अच्छे से। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में। कौन है? उबैदुल्ला। उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया। सिंध अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय भारत का अंग था सिंध, है ना। तो 711 ईस्वी में सिंध भेजा गया कि जाओ भाई सिंध पर आक्रमण करो, वहां पर छीन छान के कुछ भी पड़े मिले लेके चले जाओ। किंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। सिंध गया और सिंधे में मार दिया गया। किसको? उबैदुल्ला को। अब उबैदुल्ला के बाद एक दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा, ठीक है। ये घटना है 711 का। पहला अभियान उबैदुल्ला का, उबैदुल्ला भी मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल के, बुदैल भी क्या हो गया? मारा गया, ठीक है। अब बात आता है, तीसरा अभियान होता है 712 में, है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है। और ये अभियान उसका रहा सफल अभियान, क्योंकि इसी में उसको जीत मिला। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया और दाहिर जो है युद्ध करते हुए मारे गए। सिंध के जो राजा थे दाहिर को कर दिया पराजित। कब? 712 में। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और दाहिर की वहीं पर हत्या कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। पहले जीता था सिंध को, है ना, दूसरा फिर आया मुल्तान को। यही देखिए लड़ाई चल रहा है ना। उस समय तो बंदूक का तोप था ही नहीं। भारत में पहली बार तोप का इस्तेमाल किया था वो बबरवाल, है ना। बाबर तोप का इस्तेमाल किया था भारत में, वही बाबर आजम नहीं, बाबर, है ना।
बाबर आजम तो पाकिस्तानी खिलाड़ी है, वो आएगा तो चुराहू जाएगा ना, मार के सब धो देगा इधर। अच्छा इस बार एक अच्छा काम हुआ ना जी, कौन सा वर्ल्ड चल रहा था क्रिकेट जिसमें पुराने खिलाड़ी खेल रहे थे? हाँ लेजेंड वाला। तो उसमें क्या था कि भारत जो है बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान के साथ खेलने से, तो सेमीफाइनल में खेलना था इसी के साथ, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, बाइकआउट कर दिया, वॉक ओवर, पाकिस्तान बैन। क्या थी? लीजेंड वाला में ये सब पावर दिखा रहा है भारत के साथ, आंख दिखाता है, भारत को आंख दिखाता है, आंख निकाल के यहाँ गोटी खेल लिया ना। उसमें क्या था, ये कौन है था ये 3-4 को सदिया कर ले है जी, उसको बोल पाकिस्तान की खिलाड़ी थी अफरीदी, वो बयान भी दिया था भारत के खिलाफ में, जाओ तो टीमें बैन हो गया, अब खेलो अपने में खेलना सब है ना, गली क्रिकेट ऐसे गोल सर्किल ना, सर्किल सर्किल खेलना, ठीक ठीक, वन टिप वन हैंड, खेलो सब, आंख दिखाता है। चलिए यहाँ देखिएगा, तो पहला सफल अभियान 712 में मुस्लिम का मोहम्मद बिन किसको हराया? सिंध के राजा दाहिर को, तो सिंध जीत लिया। दूसरे बार में मुल्तान को जीत लिया, 713 में किसको जीत लिया? मुल्तान को जीत लिया। अब बात करते हैं सुबुक्तगीन, है ना, भारत, ये तुर्क आक्रमण, ये कौन सा था इधर? ये अरब था, है ना, अरब। अब आते हैं किस में? तुर्क में। अरब हो गया, अरब के बाद किस में आएंगे? तुर्क में। तो तुर्क आक्रमण आता है, इसका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, इसमें क्या था कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। किसको? जयपाल को। जयपाल किस वंश के? शाही वंश के। कहाँ के राजा? पंजाब के राजा। वो किधर के थे? सिंध के राजा दाहिर। उनको कौन हराया? कहाँ के था? अरब, है ना। कब? 712 में। 713 में तो मुल्तान को जीता, 713 में मुल्तान को जीता, और 12 में सिंध को जीता, और 11 में आया था वो उबैदुल्ला और बुदैल, है ना, दोनों हार के भाग गया था, मतलब मारा गया था दोनों। आए सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल, है ना, हटा दो ई तो इस्माइले हो जाएगा। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, दोनों लड़ गया अपने में कि हमारे बाबूजी की संपत्ति के लेवेगा, है ना। कोनो बोले हम लेवेंगे, हम नहीं, दोनों लड़ लो, लड़ा। इसमें क्या हुआ कि अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ, ये जीत गया और ये कहानी खत्म। और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बना, है ना। गजनवी के कर बेटा? सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन का 2 बेटा अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, जीता कौन? अब्दुल कासिम महमूद, वही गजनवी बन के शासन किया, ठीक है। महमूद गजनवी, आगे महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी में 998 में गद्दी बैठा। कब? 998। इससे 1000 साल से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया भारत पे। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश गजनी लौट गया। कौन? महमूद गजनवी, है ना। ये सब कौन था? लुटेरा था, ये सब चोर लुटेरा, मुंह दिखाई सोच नहीं समझ रहा है ना। ये सब चोर लुटेरा था ही। लेकिन भारतीय इतिहासकार क्या है ना कि इसको एकदम इतना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है कि एकदम इसको हम लोग मानते एकदम सुपर हीरो, यही हमारा हीरो था, देश का उन्नति इसी के द्वारा हुआ। ये सब तो लूट के ले गया,
क्या किया, लूट के ले गया है। और लुटेरा के बारे हम लोग विशेष ध्यान देके पढ़ते हैं, और उसी के बारे में लिखूं देता है इतिहासकार। तो हम लोग का इतिहास जो है ना, हम लोग अपने शासक के बारे में उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं जितना है सब चोर लुटेरा के बारे में लिखा हुआ रहता है। अब चेंज है, अब जमाना बदल गया है, अब भारत बदल रहा है, अब भारत बदल रहा है ना। अब ये सब कहानी खत्म, अब कुछ दिन में आ जाए कि सब लुटेरा है। नहीं पूछेगा उस सब के बारे में, ये विकसित भारत है। अब आंख दिखाने वाले को आंख निकाल लिया जाएगा, है ना। ऐठ रहा था कौन, अमेरिका, उसका सारा कहानी खत्म कर दिया। आगे लाइन पे सारा बिजनेस बंद, जाओ तो अपना काम करो। हमारा फंड मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो जा रहा है। आइए, ये डेवलपमेंट दिखाता है पावर। आइए यहाँ पर महमूद गजनवी अब आते हैं। तो महमूद गजनवी 1025 में अपने 16वें आक्रमण में कहाँ लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा। और मंदिर के लूट के जाने क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उसे कुछ संपत्ति वापस मिली। लूट के जा रहा था तो जाट आ गए, है ना, और रास्ते में से क्या लूट लिया, जाट लोग उसे लूट लिए। ठीक है, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 27 में किसके खिलाफ, अब यहाँ पर 16वां में यहाँ से धन संपत्ति लूट के जा रहा था कौन, महमूद गजनवी, है ना। अब हुआ क्या कि बीच रास्ता में जाट लोग उसे लूट लिए, महमूद गजनवी से लूटा हुआ सामान, मतलब कि लुटेरा को भी लूट लिया कौन, जाट, है ना। अब बदला ले लिया 27 में आके, 1027 में आया, आज जाटों के खिलाफ युद्ध किया और 1030 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके साथ 3 गो इतिहासकार थे, फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी। और इनका नाम, किताब का नाम पूछता है ना किताब का नाम, कि फिरदौसी का लेखक किसका क्या लिखे थे, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, किताबुल यामनी के लेखक उतबी। ये सब सवाल पूछता है ना कि नहीं पूछता है, पूछता है। शाहनामा के लेखक कौन, फिरदौसी, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी और किताबुल यामनी के लेखक उतबी। ठीक है, ये तीनों किसके साथ आए थे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और तीनों इतिहासकार किताब लिखे, तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है। आइए, तराइन का प्रथम, तराइन का दूसरा और चंदावर का युद्ध, ये तो नाम सुनते होंगे। हमारे वीर कौन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 चौहान और गौरी के बीच, जिसमें किसका जीत हुआ, चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का। तराइन का दूसरा युद्ध 1100, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। उल्टा हो गया यहाँ पे, है ना, गौरी जीत गया। और चंदावर का 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद। इतिहास में इसका नाम सबसे खराब में, उसके बाद से कोई अपन ब्याल बचा का नाम जयचंद नहीं लगता है ना, इतना खराब इसका नाम है जयचंद का। गद्दार था ये, है ना। ये वही था, क्या है, भरोसे वाला था पृथ्वीराज चौहान का, गद्दार निकला। इससे अच्छा तो पंचायत वेब सीरीज में विनोद था। विनोद गरीब है लेकिन गद्दार नहीं है, लेकिन ये गद्दार निकला कौन, जयचंद। आइए देखिएगा, तराइन का युद्ध जो हुआ 1191 और 92 में किसे किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया, उत्तर भारत के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, ये इस युद्ध में मोहम्मद गौरी, जिसका मूल नाम क्या था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाह, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज के बीच हुआ था। यहाँ पर भी थोड़ा सा कहानी क्या है,
बात उसको मारे थे ना जी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? जयचंद दरबारी कवि रहेगा, चंद्रबर दाई है ना। पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध में इसको हरा दिए, किसको? मोहम्मद गौरी को, उसको जिंदा छोड़ दिए। सबसे बड़ी गलती वही की। ये सब कितना भी वफादार कुछ भी कर ले, लेकिन वफादार नहीं हो सकता है, ठीक है। ये लोग कुछ भी कर ले लेकिन आपके साथ वफादार नहीं होंगे। सच्चाई यही है, सीख मिलता है हमको इतिहास से पढ़ने के बाद, इसलिए भरोसा नहीं करना है। अब हुआ क्या था कि पहली बार इसको छोड़ दिए, किसको? मोहम्मद गौरी को। अब मोहम्मद गौरी बदला लेने के उद्देश्य से इससे हाथ मिला लिया, कौन है? जयचंद। आज जयचंद के गद्दारी से दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गए, और हारने के बाद मोहम्मद गौरी इनको बंदी बना लिया। बंदी बना के इनके साथ बहुत जुल्म किया, इनका दोनों आंख भी फोड़ दिया, गरम रड करके दोनों आंख जो इनका फोड़ दिया। बताइए इतना ज्यादा दुश्मनी। लेकिन पहली बार इसको जीवन दान यही दिए, चाहते तो मार देते लेकिन नहीं मारे। दूसरी बार इनके मतलब आंखें फोड़ दिया, लेकिन इनके पास फिर भी मोहम्मद गौरी को यही मारवो किए, कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब इसमें भी कहानी क्या बनता है कि इनके पास एक विद्या था जिसको जानते हैं शब्द वेदी चलाने का, धनुष चलाने। शब्द वेदी होता क्या है कि जिधर से आवाज आ रहा है ना तो आंख बंद करके हम आवाज पर निशाना लगा देंगे, जिधर से आवाज आ रहा है उधर से, है ना। तो इनके दरबारी कवि थे चंद्रबर दाई। तो चंद्रबर दाई और दोनों बंदी थे, तो चंद्रबर दाई और ये दोनों एक प्लान किए कि कैसे मारा जाए, बदला कैसे लिया जाए उसके साथ, है ना। तो मोहम्मद गौरी को दिया गया एक ये कि हमारे राजा जो हैं आंख बंद करके भी सटीक निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सब उसे देख ले रहे तब ना, भारतीय इतिहास के बारे में जानेगा तब ना। बोला कि ऐसे हो ही नहीं सकता। तो बोला कि नहीं होगा, आप देखिए, आयोजन कीजिए। आयोजन हुआ, ठीक ठाक हो गया सब चीज़, है ना। पूरा अरेंज क्या था उसमें कि एक घंटी था दूर बंधा हुआ, घंटी पर आवाज करेगा वो, घंटी को टिपना था, है ना, एकदम सटीक निशाना। सब चीज़ हो गया, राजा का बन गया अपना स्टेज सब चीज़ अरेंजमेंट हो गया। बुलाया गया पृथ्वीराज चौहान को, उनका तो आंख फोड़ ही दिया था, है ना। अब चंद्रबर दाई जो है सो अपने कविता के माध्यम से वो पूरा डायरेक्शन दे दी कि कितना डिस्टेंस पर है, कितना ऊंचाई पर है, तब ना मार पाएंगे उसको, आवाज़ तो मिल ही जाएगा उनको। बस कविता के माध्यम से क्या किया चंद्रबर दाई कि पृथ्वीराज चौहान को पूरा उसका एक्यूरेट पोजीशन जो है सो बता दिए, है ना। बोले क्या? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब बोला कि 4 बांस 24 गज की दूरी है, अंगुल अष्ट प्रमाण पर बैठा हुआ है वो सिंहासन पे, है ना। और जैसे ही तैयार वार हो गए, अपना धनुष पे बांध चढ़ा के रेडी है कि अब आवाज आएगा मारेंगे। उसी में राजा ही ना बोलता है, देता है मारो, है ना, शुरू किया जाए। बोला गया, जैसी आवाज सुने मार दी आओ का धनुष, मार दे कंठे में, कहानी है खत्म। जहां से आवाज निकला था वही मार दी, मोहम्मद गौरी कहानी हो जाए बड़ी खत्म। उसके बाद भी जब क्या हुआ कि उसके बाद ये देखे क्या कि जब उसको मारे हैं तो हम लोग को भी बंदी बना के मार देगा वो लोग। तो दोनों अपने अपने तलवार से म्यान से तलवार निकाले और एक दूसरे को मार के मर गए। कौन? पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबर दाई। इसको बोलते हैं बहादुरी वाला काम। ये है भारत का खून। आंख फोड़ने के बाद ये अपने दुश्मन का बदला लिए, है ना। अब वो आंख के बदले कंठ से लिए, खून का बदला खून। ये सब वीर प्रताप। तो वीर कौन हुआ? ये ना हुए इतिहास का, इसको बताता है चोट्टा के। बताइए, देखिए में लग रहा है कैसे वीर लिखा, हम अनियो मार के मुआ सकते हैं, लेकिन है ये नहीं। खैर, आयन का देखिए चेहरे पर रौब है, सामने खड़ा हो तो अच्छा आदमी के पैंट गीला हो जाएगा। ये है पृथ्वीराज चौहान। सच्चाई बोले तो हंसी आ रहा है, सच्चाई यही है। इतिहास में कुछ लिख ले, सच्चाई होता है।
वो छुपता थोड़ी है। आइए यहाँ पे, आइए है एक आ गया बाबर। बाबर से अच्छा इसका नाम बारबर कर देते हैं आज। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत के निकट लड़ा गया था। यह वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई है ना। पानीपत दे देंगे उसके बारे में भी। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। आ गया था बाबर। उन पर पहली लड़ाई में एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपों का प्रयोग किया था। इसके पहले भारत की जितनी लड़ाई लड़ी गई उसमें आग्नेयास्त्र का या तोप का प्रयोग नहीं हुआ था। यह लेके चला था बाबर, तोप लेके चला आया था लड़ने के लिए। अब बुलाता था नजदीक नजदीक में, और सबके पास क्या था, तलवार था, भाला था। वो सब नजदीक ना के लड़ेंगे। अब नजदीक बुला बुला क्या तोप से मरवा देता जाओ, है ना। युद्ध होता था किससे, सेना में पैदल सेना है, घोड़ा है, हाथी है। अब घोड़ा हाथी को ना युद्ध का किया जाता था रिहर्सल। युद्ध में जाने के लिए तो नॉर्मली युद्ध करवाता था सब रिहर्सल। आई लेके आ गया तोप के गोला गिरे, आवाज से हाथी घोड़ा सब भागना शुरू, हड़का मच जाए अपने सेना में। कुछ आदमी सेना जो है हाथी घोड़ा से दब के मर जाए, होगा ना। अब हाथी भीड़ में भागेगा तो मरबे नहीं करेगा लोग दब दब के, वही हाल होता था। तोप ले चलाया था। हुआ क्या था कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर के बीच और दिल्ली के लोधी वंश के शासक कौन, इब्राहिम लोधी के बीच। इस युद्ध में जहीर-उद्दीन बाबर, एक नाम देखिए, जहीर-उद्दीन बाबर ने लोधी को पराजित कर दिया, तो इब्राहिम लोधी को मार दिया। बाबर को बुलाने वाले भी भारतीय ही थे। एक रिश्तेदार था लोधिया के, चच्चा उच्चा जो था सो, है ना, बुलाया कि आइए एकरा मार दीजिए। लेकिन बाबर भी था, इसको रहने का उद्देश्य नहीं था कि आके रहेंगे। लेकिन जब भारत में आया और युद्ध करके देखा कि भाई भैया तो बहुत धन संपत्ति है ना, कहाँ हम अफगानिस्तान में घूमते रहेंगे, ऐसे रहेंगे। और जब ऐसे रहे लगा तो सबके आंख में लगे लगा कि यही कैसे रहेगा। हम इसको बुलाया था लड़ने के लिए, लड़ो और भाग जाओ यहाँ से, मतलब लड़ के जीत के चल जाओ। तो शासन करना शुरू कर दिया। तो फिर पहले हमारा किसको, इब्राहिम लोधी को। अब पानीपत का दूसरा युद्ध भी होगा, नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद दूसरा युद्ध अकबर के साथ होता है, खानवा वाला, है ना। देखिए इसमें क्या हुआ कि बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक है थे। अब 20 से 24 क्या था, मात्र 15,000 सेना लेके आया था बाबर, मात्र 15,000। क्या देखिए इब्राहिम लोधी की सेना में 80,000 से 1,00,000 सैनिक थे और कम से कम 1,000 हाथी थे, है ना। ये कहाँ 15,000, आई कहाँ 1,00,000। लेकिन मेन हथियार क्या था, किसके पास, तोप था, और इनके पास क्या था, हाथी। तोप के आवाज से हाथी जो है अपने सेना में रोक के निकल गया, कहानी खत्म। क्या था रणनीति में, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलक का मतलब कैसा है, अर्धचंद्राकार नीति अपनाया, ऐसे बना दिया ले, है ना। आप बीच में यहाँ पर इन्हू से मारा हो रहा है, इधरों से मार हो रहा है, इधरों से मार हो रहा है। पहले युद्ध कैसे था कि सीधे सीधा सीधी, ऐसे है सेना और ऐसे है सेना, सिर्फ आमने सामने लड़ाई हो रहा है, पैदल पैदल घोड़ा घोड़ा वाला। अभी कर दिया अर्धचंद्राकार, अपने सेना ऐसे बिठा दिया ले अर्धचंद्रा में। अब 3 साइड से चलेगा, है ना, तीनों साइड से बाण आवेगा, कनेक्ट नहीं जब घुसेगा बड़े। तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। युद्ध में बाबर ने के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था, उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। किसका, बाबर का। आइए, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण से क्या बोला गया, कलंदर। अब फ्री फोकट के मिल गया चांदी का सिक्का, बंटवा दिया सब जनता में, लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। इसको मिल गया उपाधि किसका, कलंदर। कलंदर का मतलब क्या होता है, दानी। उसका आता है खानवा,
1526 में पानीपत, 27 में खानवा। इसका याद करने के फिर क्या था? पान खा चल घर। ये 1526, 27, 28, 29 और घर में जाके मर, तो 30 में मर, 30 में कहानी खत्म, मर गया था बाबर। तो खानवा के 27 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही अस्थायी रूप से रहेगा, है ना। आज जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाई तो राणा संगा जो बुलाए थे भाई साहब को, राणा संघा ने विरोध कर दिया। बोला कि कैसे रहेगा तुम, हम तुमको बुलाए थे यहाँ रह के जाने के लिए, आओ लड़ो जाओ, लेकिन तुम बोला कि रहेंगे। बोला कि हाँ हम रहेंगे, तुमको लड़ना है तो लड़ लो, तुमको भी निपटा देंगे। निपटा दिया। 27 में खानवा का युद्ध हुआ आगरा के समीप। इसमें क्या हुआ? राणा संघा के बीच हुआ और राणा संघा का कहानी खत्म। इसमें भी बाबर जीत गया। ठीक है। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तगमा नामक टेस्ट को खत्म कर दिया और बाबर को हर हाल में युद्ध जीतना था। और खानवा के युद्ध में बाबर ने यूज किया जिहाद शब्द, क्योंकि धर्म के नाम पर मारा मारी। जिहाद आप लोग नाम सुने होंगे ना, अक्सर आज के पेपर में न्यूज में जिहाद का नाम सुनेगा। सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? लव जिहाद, है ना। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों को फंसाएगा प्रेम जाल में, बियाह करेगा, अब बाद फिर जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करेगा। अब वही विरोध कीजिएगा तो वही कभी फ्रिज में, कभी बोड़ा में, कभी कहीं और, है ना। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोग जो है ना, फिल्म ये सब का क्या है ना कि लड़की सब है भोली भाली सब होती है। सीरियल देख लेवे कि सब ना, सीरियल में कितना है, कितना मानता है अपना पत्नी के, कर लिया सब, और करने के बाद में दिखाता है अपना रूप। अभी देखिए सोनाक्षी सिन्हा कर ली शादी और बकलोलवा से कुछ नहीं करता है। अब कहा नहीं कहिया चलेगा, कुछ दिन के बाद सुनिएगा कि तलाक हो गया, है ना। तलाक हो गया क्या है? तो बोला कि हम एक वाव शादी करेंगे, आई की विरोध, तो बोले कि जाओ, है ना, बाल बच्चा जन्म हो दे देगा, बोला कि तलाक, अपना तो रहिए आराम से। तो सीखना है ये सबके, जाहिल सब। क्या शब्द किया? जिहाद शब्द, धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। और इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बोला कि मदिरा मतलब दारू नहीं पिएगा, दारू पिएगा तो पता लगा कि दारू पी के अब अपने में मारा मारी कर लिया, तलवार भोग दिया। बोला कि नहीं, दारू नहीं पीना है, दारू बंद, होश में सब लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। धर्म के लिए मतलब कि जिहाद करो, है ना। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 2 पॉइंट, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी का प्रदान किया? किस युद्ध के बाद, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द इस्तेमाल किया? खानवा। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। अब आते हैं चंदेरी, चांद मतलब पान खा चल घर, तो पास हो गया, पान से हो गया पानीपत, खा से हो गया खानवा, चल से हो गया चौ से चंदेरी, है ना, और घर से हो गया घाघरा का युद्ध, और मर से हो गया कहानी खत्म। किसका? बाबर का। तो चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था, है ना। युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया, मेदिनी राय, और उसके 2 पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। बापे रंगीला था, ले जाओ, बेटा को दे दिया, एगो तू रख ले, एगो तू रख ले, बंटवारा, है ना। किसके किसके बीच? हुमायूं और कामरान के बीच। देखिए ये आपका एमपी में पड़ता है चंदेरी, और चंदेरी का महल ये वाला था, मेदिनी राय का महल चंदेरी में, और ये आया सब तहस नहस कर दिया। कौन?
बाबर। आते हैं घाघरा का युद्ध, यही बाबर है ना, ये बाबर का फोटो है। 1529 में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? महमूद लोदी ने किया, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया, और यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आया। हुआ था ना, शेरशाह सूरी मारा बेटा के दौड़ा के दो बार मारा, अब भगा दिया पूरा, यहाँ से भाग, है ना। तो ये थे आपके भाई साहब बाबर, और ये हुआ घाघरा का युद्ध कब? 1529। आप 1530 में बाबर की मृत्यु, मर गया हो, ठीक है। और 30 में कौन बनेगा इसका अगला राजा? हुमायूं बनेगा। तो आज का कहानी हम यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद की लड़ाई को देखेंगे अगले क्लास में।